माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक स्पेशल सीरीज 10th क्लास के बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था पेरेंट्स का और सारे बच्चों का कि सर आप 10th क्लास का भी एक सीरीज स्टार्ट करो। मैं 10th क्लास का बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में फुल इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको कहीं और कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इससे आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग बिल्कुल चलेंगे, बेसिक हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। किसी भी चैप्टर में क्या होता है कि सबसे पहले उस चैप्टर का जो हेडिंग होता है उसको समझना है हमें, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या डील करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले समझना है कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। तो जैसा कि नाम है कि ये केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो वापस हम उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते बाय सिंपल और बाय डिफरेंट मेथड्स। तो इसमें सबसे पहला चीज, जैसे केमिकल रिएक्शंस को हम समझते हैं, फिर इक्वेशंस को समझेंगे। बेसिकली इसमें हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। घर में हम लोग क्या देखते हैं डे टू डे लाइफ में, कि गर्मी के दिन में यदि दूध को, मिल्क को किसी कंटेनर में हम रख देते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर समर के टाइम में 42-43 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो दूध जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। मतलब वो दूध में केमिकल चेंजेज होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें। फिर वापस हम उसको, दही को दूध में, कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल लिए हम लोग, जैसे एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। जैसे आप क्या देखते हो कि कोई नेल है या कोई तवा है, तो वो यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में रहता है, तो उसमें रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है। तो वो जो जंग लगता है वो केमिकल प्रोसेस है, वो फिर वापस हम उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते। उसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे ग्रेप्स आर फर्मेंटेटेड। ग्रेप्स जो है, जो अंगूर है, वो उसका यदि फर्मेंटेशन होता है, जैसे हम लोग ग्रेप्स से क्या होता है, अल्कोहल बनता है, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन जो है वो एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो इस तरह से फिर वापस हम उसको ग्रेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से जैसे फूड इज कुक्ड, जैसे आपने खाना बना लिया, मान लो कि हम दाल को या सब्जी को बॉयल कर देते हैं, तो वापस फिर हम उसको उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। या जैसे है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जिसे हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी हम खाते हैं, तो वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको फिर हम उस ओरिजिनल रॉ मटेरियल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये है, इसको कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है ना, कोई रिएक्टेंट है। बेसिकली रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्शन में एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होता है और उस रिएक्शंस के थ्रू वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई भी डाइल्यूट एसिड है, तो उस एसिड को, जैसे मान लो ये कंटेनर है, कोई भी ग्लास लेते हैं, ग्लास का मतलब कांच का ग्लास लेते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, कांच के ग्लास में जैसे वाटर रखो आप, जैसे मान लो कि 200 ml वाटर है और उसमें एसिड डालते हैं। तो एसिड को जब डाइल्यूट करना होता है तो वाटर में हम लोग एसिड डालते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर लार्ज क्वांटिटी में, और एसिड जब डालेंगे
तो उसका जो ग्लास है, कांच का जो ग्लास है, उसका जो सरफेस है, उसका नीचे का पोर्शन जो है, बॉटम जो है, वो आप फील करोगे कि ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें गया, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, हीट उससे लिबरेट होती है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में हीट लिबरेट होता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस में हम लोग ये सीखते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो कि आप मैग्नीशियम का कोई रिबन लो, फीता लेते हैं मैग्नीशियम का और इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो इसमें वाइट ऐश मतलब जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है वो आपको उसका ऐश मिलेगा, चूर्ण मिलेगा। जैसे ये सल्फ्यूर, ये जो मैग्नीशियम का फीता है, रिबन है, उसको पहले साफ कर लेते हैं और फिर उसको जलाते हैं। तो जलाते हैं तो दूर में रखेंगे थोड़ा कलेक्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि किसी कंटेनर में या कोई भी ग्लास का जार लेके उसको उसमें कलेक्ट करते हैं और ये दूर रखना है अपने से। केमिकल रिएक्शन को हम लोग बड़े सावधानी से करते हैं। तो जब लेबोरेटरी में ये कराया जाता है तो लेबोरेटरी में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको जो है ग्लास का स्पेशली डिज़ाइन जो है वो चश्मा पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ये सब चीज़ जो है। तो यहाँ हम लोग रिएक्शन को सीख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, ये डेल्टा साइन जो होगा ये हीट का सिंबल होता है, ये इसको हम लोग बर्न करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें MgO बनता है ना। तो मैग्नीशियम का ये सिंबल होता है, शॉर्ट में इसको कहते हैं सिंबल, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बैलेंस करना है हम लोग को, तो यहाँ 2Mg लिख देंगे। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल सॉलिड फॉर्म में है ये, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और मैग्नीज ऑक्साइड जो बना ये भी सॉलिड होता है। तो जैसे अब इसको केमिकल रिएक्शन जो है, अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको कहेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ इसका, ये हुआ इसका लैंग्वेज। और इसी को जब हम लोग इस लैंग्वेज को जैसे वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको वर्ड के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं तो ये वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। रिएक्शन के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप देखते हो कि हम लोग हिंदी में वाटर को पानी कहते हैं, कहीं जल कहा जाता है, संस्कृत में इसको नीर कहते हैं, तमिल में इसको तन्नी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। है एक ही चीज़, लेकिन हर एक जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो चूंकि केमिस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड एक सब्जेक्ट है, ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, इसका ये नहीं कि कहीं मीनिंग और है कहीं मीनिंग और है, तो ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जो केमिस्ट्री का टीचर है, ये जो केमिस्ट्री को जानता है, वो इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया Mg + O2 गिव्स MgO। तो बैलेंसिंग हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जो ये मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है। जैसे H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो ये H2O बनाता है। जैसे हमने इक्वेशन लिख दिया कि H2 + O2 गिव्स H2O। तो अब इसमें यदि हम जो केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, वो फिर उनको लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, उसकी समझ में ये बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज है केमिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये लिक्विड H2O बनाता है।
फिर हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। अभी ये आप देख लो कि O2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 mg, यहाँ H2O ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 करना होगा, तो इसको 2H2 लिखेंगे। उसी तरह से जैसे हमने लिखा CaCO3 सॉलिड गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये क्या है? ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। यदि आप किसी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को बोलोगे तो वो कहेगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक होके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, या एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है तो उससे जो है प्रोडक्ट बनता है। तो ये हम लोग फिर सीखेंगे इसको कि इसका जो है इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पार्ट जो है कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये वर्ड में दिया हुआ है। वर्ड में दिया हुआ तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंबल में चेंज करेंगे। तो जिंक का सिंबल आपको पता है, जिंक है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कहलाता है किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। तो किंग ऑफ केमिकल्स या इसी को कहते हैं हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें देने का, चूंकि 10th क्लास में हंसते खेलते आप ये चीज़ सीख लोगे तो आगे चल के यदि 11th 12th में आप केमिस्ट्री नहीं भी लेते हो और कोई भी कंपटीशन यदि आप लिखते हो तो ये सब चीज़ आपको याद रहेगा। और ये जैसे एग्ज़ाम होता है NDA वगैरह का, या जो स्टेट लेवल का, या जो 3rd ग्रेड का 3rd कैटेगरी का जो एग्ज़ाम होता है वो सब में यूज होगा। ऐसे यूज तो आगे हर एक लेवल पे होगा ये, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको साथ साथ हंसते खेलते ये चीज़ सीख लोगे आप। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, या इसी को कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो इसको पहले, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। जो एरो के लेफ्ट साइड हम लिखते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एरो के राइट हैंड साइड लिखेंगे उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट बनता है ZnSO4, और ये H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। तो ये हमने लिख लिया क्या, ये हमने लिख लिया केमिकल इक्वेशन, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अब हम लोग काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो बाय चांस ये देखो, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है और ये SO4, मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंसिंग में क्या करते हैं हम लोग, फाइनली जो जितना किसी भी एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम जितना रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है उतना ही प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ जिंक लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर भी राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में 1 है। हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 एटम है। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब ये क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम लोग ये सीखेंगे स्पेसिफिकली काफी डिटेल में कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, Fe प्लस H2O, और ये प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। देखो ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं अभी बैलेंस करने का, ये कहलाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग को यही चीज सीखना है कि हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है एक बार हम कोशिश किए, दोनों साइड एटम बैलेंस नहीं हुआ,
फिर दूसरे नंबर के साथ चेक किए, कोशिश किए, फिर भी नहीं हुआ। तो ये क्या करते हैं, दोनों तरफ मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और फिर वो फाइनली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ स्टेप्स जो है, प्रिलिमिनरी स्टेज, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अप्लाई करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ ये करना है आपको कि रिएक्टेंट साइड में देखना है। जैसे आप इनिशियली स्टेज में इसको ऐसे करोगे, ये बॉक्स के अंदर डाल दो आप समझने के लिए। जैसे इसको बॉक्स के अंदर डाल दिए, बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ H2 है, यहाँ H4 नहीं करना है, H8 नहीं करना है। जैसे यहाँ F3 है, इसका मतलब यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ F3 नहीं लिख देंगे अंदर, यहाँ आपको यहाँ ये 3 नहीं लिखना है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 नहीं लिखना है आपको, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। जो भी चीज लिखेंगे हम वो इसके कॉफिशिएंट में लिखेंगे। कॉफिशिएंट का मतलब ये इसको कहते हैं हम लोग, जो इसको स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे ये आयरन है तो उसके पहले हम, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ, मतलब इसके कॉफिशिएंट में लिखना है, इधर इसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है। ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो चीज है, तो पहला क्या लिखोगे आप, यदि आप पेन एंड पेंसिल लेके बैठे हो तो आप ये लिख सकते हो शुरू में, स्टेप 1, पुट ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द बॉक्स एंड डोंट पुट एनी नंबर इनसाइड द बॉक्स। दूसरा स्टेप में क्या करोगे आप कि जो इसमें सबसे, जैसे आयरन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो पहले आप कोशिश करो कि जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, जो एटम सबसे लार्ज अमाउंट में है, लार्ज नंबर में है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इसमें रूल क्या है कि सिंपल एज जो हाईएस्ट नंबर है उसको पहले बैलेंस करेंगे। जैसे इसको यहाँ 4 लिख लिए, तो 4 यदि आपने लिख लिया तो ये ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके मैं एक ही चीज समझा रहा हूं आपको बैलेंस करने के लिए, कि बॉक्स के अंदर डालना है ओरिजिनल इक्वेशन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्स के अंदर कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे। फिर जिस एटम का हाईएस्ट से लोएस्ट आना है, जिसका नंबर सबसे हाई है, पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर उससे जो कम है उसको बैलेंस करेंगे, फिर जो सबसे कम है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हमने ऑक्सीजन 4 लिखा, यहाँ नहीं डाल सकते अंदर में, तो 4H2O लिखे, तो 4H2O लिखे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये प्रोडक्ट साइड आयरन कितना है, 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब जो है, अब आप काउंट करो, यहाँ Fe3 है, इधर भी Fe3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने उसके कॉफिशिएंट में 4 लगाया था, किसमें, H2O में, तो हाइड्रोजन तो 4 टाइम्स हो गया ना, तो फिर लास्ट में यहाँ आप 4H2 लिख दो। अब देखो, अब आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। अब यदि आप इसको नीचे ऐसे लिखते हो, 3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप काउंट करो, 3Fe 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, तो इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। ऐसे इसमें क्या होता है कि जब हम कंप्लीट केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हमें फिजिकल स्टेट भी लिखना चाहिए। यदि नहीं भी लिखेंगे तो इक्वेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, बैलेंसिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं इसको अननेसेसरली डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फिजिकल स्टेट अभी चूंकि आप 10th क्लास में हो तो हर एक चीज़ का फिजिकल स्टेट पता नहीं चलता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता ही है हमें। आयरन सॉलिड है, वाटर जो है इसको चूंकि हीट करते हैं तो ये वेपर फेज में है ना, वेपर फेज में होता ही है। वेपर फेज मतलब लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, इसको हीट किए हैं तो ये वेपर फेज में, मतलब गैसियस फॉर्म में है, वेपर फेज में है। और ये सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। उसके बाद कंप्लीट इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें यह भी दिखाना होता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मतलब हीट उसमें लिबरेट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। ये कहलाता है कंप्लीट इक्वेशन। उसके बाद जैसे आप देखते हो कि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी रिएक्शंस होता है उसमें, तो उसमें या तो उसका
जो कलर है वो फिजिकल स्टेट चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, गैस इवॉल्व होगी, या रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होगा जिसमें हीट लिबरेट होता है जिस प्रोसेस से। जैसे हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो क्या होता है उसमें, खाना जो खाते हैं जैसे चावल दाल रोटी कुछ भी खाते हो आप, तो उसमें मोस्टली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो जो है ब्रेक होता है ना, ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। उसी खाना खाने के बाद हमें एनर्जी क्यों आती है, ताकत क्यों आता है हमें, क्यों हम कहते हैं कि खाना खाना जरूरी है, जितना खाना खाओगे आप उतनी ताकत मिलेगी। तो वो जो हमारा जो फूड है कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिलती है उससे। जैसे एथलीट वगैरह होता है तो उसको ग्लूकॉन डी देते हैं हम लोग तुरंत कि भाई उससे इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिलता है, इंस्टेंटेनियसली मतलब उसको तुरंत एनर्जी मिलेगी। तो ये ग्लूकोज जो है, ये कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज में ब्रेक होता है और उससे एनर्जी जो है एनर्जी मिलेगी हमें। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसमें जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मान लो ये मिथेनॉल है CH3OH, इसको कहते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल मिथेनॉल जो है ये क्या है, अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। ये पॉइजनस होता है मिथाइल अल्कोहल, है ना। और इसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, SPIRIT, वुड स्प्रिट। तो अल्कोहल जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जो इथेनॉल है जो वाइन्स में यूज होता है ना, मेडिसिन में भी यूज होता है, जैसे कफ सिरप वगैरह है, तो वो है इथेनॉल। वो क्या है, वो है इथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल लिक्विड है, इसको हम लोग ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इससे जो है अल्कोहल बनता है वाइन इंडस्ट्री में। मतलब देखो केमिस्ट्री, बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, जॉब जो है वो प्लेंटी ऑफ जॉब है, कोई भी चीज़ जो है वो केमिस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए। डे टू डे लाइफ में भी हर एक जगह यूज होता है केमिस्ट्री का। तो मैं यहाँ केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट करता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, काफ़ी हाई प्रेशर है, और इस पे मिथेनॉल बनता है। अब जैसे ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिया है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि आपको सिखाना कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी कि जो रिएक्टेंट है उसको बॉक्स के अंदर डाल दो आप, और इस बॉक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कोई चेंजेज नहीं करना है आपको। अब काउंट करो प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है। पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसका नंबर हाई है उसको बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन 3 + 1 4 है, तो 4 है, तो यहाँ आप 2 लिखोगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये आपका बैलेंस हो गया। दूसरा जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है कि जब CO2 H2O के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस केवल हरी पत्तियों में होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो हरी पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और पौधे जो है वो खाना बनाते हैं। हम लोग कहते हैं मतलब लेमैन के लैंग्वेज में कि ये खाना बनाता है। मतलब उसमें क्या होता है, पौधे को जैसे CO2 जो एटमॉस्फेयर में CO2 है ना, और H2O लिक्विड वो ज़मीन के नीचे से ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है वो वाटर ऊपर पहुंचता है, रूट से लेके सूट तक, वहाँ उसके लीफ तक, स्टेम, हर एक चीज़ में जो है उसका ऑस्मोसिस के थ्रू वहाँ वाटर पहुँच रहा है, और सूर्य की रोशनी जो पड़ती है और क्लोरोफिल है तो उसमें CO2 ये क्या बनाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है एनर्जी ऑफ सोर्स है। अब ये एक तरह से समझ लो आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो मैंने क्या बोला कि इसको पहले आप क्या करोगे, बॉक्स के अंदर डाल दो। फर्स्ट टाइम यदि आप इसको बैलेंस कर रहे हो तो बॉक्स के अंदर डाल दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना आपको। अब नंबर ऑफ काउंट करोगे किसको, सबसे ज़्यादा क्या है
इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है 12 है ना। तो देखो यहाँ 12 है, तो इसमें जैसे सपोज मैं इसमें इस बॉक्स के बाहर 12 लिख देता हूँ, 12H2O। तो 12H2O जब हमने लिख दिया तो हाइड्रोजन तो कितना हो गया 24 हो गया। 6 मैंने क्यों नहीं लिखा, 6 इसलिए नहीं लिखा कि 6 इंटू 2 12 हो जाता, तो यहाँ भी तो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ आप क्या करो 12 लिख दो। तो 12 लिख दिया तो ये 24 हो गया। तो 24 हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 6 है, यहाँ हाइड्रोजन भी है। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ हम अब 6 लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ 6 लिख दिया तो 6 इंटू 2 12 हो गया। तो प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 24 और रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन 24। अब देखो अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन आपका 6 6 12 हो गया, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो 24 है, ये भी 24 हो गया, ऑक्सीजन 12 है इधर, ये 6 और 6 ये 12 हो गया। लेकिन अब जो है यहाँ कार्बन 6 है, तो कार्बन 6 है तो यहाँ तो 6 लिखना ही होगा। तो कार्बन जब 6 लिख दिए हम लोग, तो उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 और 2 लिख दो। ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो मोस्टली रिएक्शंस होता है केमिस्ट्री में वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दो चीज जब कंबाइन होगा, कोई जनरल फॉर्म लेते हैं हम कि A2 + B2 यदि कंबाइन हो रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर यदि एक चीज बना रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कोई चीज जब डिकम्पोज होता है, कोई लार्ज मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होके 2 छोटा छोटा या 3 छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक एटम डिस्प्लेस होगा दूसरे की जगह। फिर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब 2 जगह से रिएक्टेंट का डिस्प्लेस होगा। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होता है, और इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें रिडक्शन RED वर्ड जो है वो रिडक्शन का लिया गया है, फर्स्ट 3 लेटर, और ऑक्सीडेशन का OX वर्ड लिया गया है। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में डिस्कस करूंगा। काफ़ी सिस्टमेटिक मैं इसको इलॉबरेट करके बना रहा हूं। तो ये आज फर्स्ट लेक्चर था, है ना, फर्स्ट चैप्टर का, NCERT 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर। और फिर मैं दूसरे लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल में इलॉबरेट करके सब कुछ समझाऊंगा, और फिर थर्ड लेक्चर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं NCERT का उसका सॉल्व करूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, और जो उसमें सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन आपको सफिशिएंट काफ़ी डिटेल में मिलेगा, ये आगे भी हेल्पफुल होगा, अभी तो खैर है ही। तो आप शेयर भी ज़रूर करना, अपने फ्रेंड को बताना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में।